चलिए भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज में हम पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, सेशन को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहले, सबसे पहले पहुंच जाए और जुड़े रहें आप हमारे साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीक्वेंस में काम कीजिएगा, यानी कि सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा सेशन को, उसके बाद शेयर कर लीजिएगा और अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के बढ़िया से सेशन की। अगर मैं बात करूं कि सर आज हमारा जो सेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को कि हम सर PYQs कर रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। उससे पहले, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है ना। शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें बता दी जाए तो बेहतर रहेगा सर। डिस्कस कर लेते हैं इसको और फिर सीधा जो है अपनी क्लास की तरफ जाएंगे। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी मेनली आप कहें कि यूपी बोर्ड से संबंधित, झारखंड बोर्ड से संबंधित, MP बोर्ड से संबंधित, स्टेट बोर्ड को टारगेट करते हुए जैसे कि हम बढ़े हुए हैं अभी, तो उसी प्रकार से जो है आगे चलेंगे। देखिए एग्जामपुर डबल धमाका वीक मना रहे हैं हम। ये कब तक चलेगा सर? 28 फरवरी तक चलेगा, यानी कल जो है लास्ट है ये, है ना सर। क्या है? 60% ऑफ मिल रहा है आपको एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पे। आप 60% ऑफ ले सकते हैं। इस फायदे को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? सुपर 60 कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी सुपर 60 कूपन कोड का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि इस ऑफर का लाभ उठाएं। और साथ साथ जो डबल धमाका में जो दूसरा धमाका है सर, 30% आपको ऑफ मिल रहा है एग्जामपुर की सभी बुक्स पर, है ना। तो एग्जामपुर की बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप इन बुक्स को भी जो है यूज़ कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, उसकी बेहतर तैयारी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 30% ऑफ मिले तो आप बुक 30 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं सर। जैसे कि आपको फ्री PDF मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है सर? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। करंट अफेयर, फ्री क्विज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक इत्यादि जैसी बहुत सारी सेवाएं जो है आपको उपलब्ध होती हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। तो सर इस ऐप को अवश्य डाउनलोड कीजिए। कहाँ से डाउनलोड करना है सर? आपको डाउनलोड करना है ये ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आपको ये डाउनलोड करना है सर, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। ठीक है सर। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेके आया हूँ आपके लिए बढ़िया से बेहतरीन से प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी जवाब दें, उन प्रश्नों के उत्तर दें आप बेहतर तरीके से और इसी प्रकार से। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते करते अपने एग्जाम तक इतने ज़्यादा परिपक्व हो चुके होंगे कि कोई भी प्रश्न हमारे सामने आ जाए हम उसे नहीं छोड़ने वाले, हम उसे हल करके ही छोड़ेंगे। ठीक है सर। तो चलिए तो समय नहीं व्यर्थ नहीं करते समय को, और सीधा सबसे पहले देख लेते हैं सर क्या है हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है सर, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। बताइए सर, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है सर एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, देखो फेरस सल्फेट को शुष्क परख नली में गर्म करने पर किन्हीं 2 प्रेक्षणों की सूची बनाइए। आपको 2 बातें बतानी है। क्या क्या बातें होती हैं? कोई 2 बातें बतानी है। भाई 2 बातें क्यों? मैं तो कई बातें बता सकता हूं सर, मैं तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं सर। अगर आप बात करें, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? इसका रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सर क्या रिएक्शन होता है इसका। ये फेरस सल्फेट का जो रिएक्शन होता है सर, क्या रिएक्शन होता है? तो देखिएगा सर, हमें पता है कि फेरस सल्फेट FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट, राइट सर। और इसको जब आप क्या करते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर आपको पूरा फॉर्मूला सही से याद है सर, तो इसको फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट होता है सर। क्या होता है? हेप्टाहाइड्रेट होता है। जब आप इसे हीट करते हैं तो पहले इसका ये हाइड्रेशन खत्म होता है, यानी पहले ये 7H2O खत्म होके ये क्या रह जाता है सर? FeSO4 रह जाता है ना सर, FeSO4। उसके बाद सर यही FeSO4 क्या होता है सर? फर्दर हीटिंग पे और इसे और अगर गर्म करते हैं और आप ऊष्मा प्रदान करते हैं और हीट करते हैं सर, तो क्या होता है? उस परिस्थिति में ये बदल जाता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है सर। किस में बदल जाता है? Fe2O3। और साथ के साथ इसमें 2 और चीजें होती है सर। क्या चीजें होती है? दो विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती है सर। कौन कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलती है सर। इसमें से क्या निकलता है सर?
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी प्रकार से अब तक अगर सेशन के अंत तक मैं बात करूं तो आपको रिएक्शंस जो है ना ऐसे नाम से याद होनी चाहिए सर कि ये होता है। देखो रिएक्शन में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, क्या सर? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका पूरा नाम है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक करके सर। अगर मैं बात करूं फेरस सल्फेट की, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिएगा जरा सर। इसके कलर की बात की जाए ना तो सर ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स जैसे दिखेंगे आपको, ग्रीन कलर का होता है। ये हरे रंग का होता है सर, ठीक है। और अगर इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँ, आपको बताना चाहूंगा फेरस सल्फेट की ना टैबलेट्स भी आती है सर। फेरस सल्फेट की टैबलेट्स भी आती हैं, आपको पता है। ये एनीमिया में यानी खून की कमी, आयरन की कमी शरीर में, इन सब की पूर्ति, इन सब से बचाने के लिए, इन सब को ठीक करने के लिए शरीर में इसकी फेरस सल्फेट की टैबलेट्स भी आती हैं सर। पता है आपको? इसकी टैबलेट्स भी आती है। इसका यूज बता रहा हूं मैं आपको फेरस सल्फेट का, ठीक है सर। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है ना तो इससे Fe2O3 बनता है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं सर तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर भूरा होता है सर, ब्राउन कलर होता है सर। इसका ब्राउन कलर होता है। अगर आप इसका भी यूज जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका भी यूज बता सकता हूं सर। इसका यूज होता है कोटिंग में, प्लेटिंग में, प्लेटिंग तो नहीं कह सकते पर पॉलिशिंग में, प्लेटिंग नहीं पॉलिशिंग, पॉलिशिंग समझते हैं आप, ग्लास की पॉलिशिंग में, या प्रेशियस मेटल जो महंगे जो धातु होते हैं उसकी पॉलिशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Fe2O3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पॉलिशिंग में मेनली आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोटिंग में या प्लेटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं बार बार मेरे मुंह से प्लेटिंग निकल रहा है, आप पेंटिंग कह सकते हैं उसे, ठीक है। प्लेटिंग नहीं पेंटिंग, ठीक है। तो सर ब्राउन कलर होता है उसका, यानी ये ग्रीन कलर से गर्म करने पे ब्राउन कलर के पाउडर में ये चेंज हो जाता है सर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं SO2 और SO3 की तो ये क्या है सर? ये SO2 और SO3 जो है सर क्या है? गैसेज हैं। और कैसी गैसेज होती है सर? कलरलेस गैसेज होती है। कैसी होती है? कलरलेस गैसेज होती है, कलरलेस गैसेज। और अगर आप यूज भी जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपको SO2 का स्पेशली यूज जो है, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज हम इस्तेमाल करते हैं सर। इसे हाइड्रो आपका जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में SO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको SO3 के भी इस्तेमाल वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं एडिशनल ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको बहुत जरूरी है जानना। जैसे कि अगर ये आप ये बताएं या ना बताएं कि इसकी टैबलेट्स होती हैं जो कि एनीमिया के पेशेंट्स को दी जाती है, या फिर एनीमिया जैसे जिसमें लक्षण होते हैं उसको दी जाती है, ये आप याद करें ना करें, पर आपको इसका कलर ज्ञात होना चाहिए सर, ठीक है। आपको Fe2O3 का भी कलर पता होना चाहिए क्योंकि आपसे कलर पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको गैसेस का कलर SO2 और SO3 का कलर भी ज्ञात होना चाहिए सर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, ये जरूरी बातें हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस रिएक्शन को दिखाता हूं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होता है सर। देखिए ये वो रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन है सर। इस प्रकार से रिएक्शन होता है सर। वो जो चीजें थी वो तो मैंने आपको बताई, ये साथ में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे ही होता है सर। ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या कहते हैं आप डिकम्पोजिशन को? क्या कहते हैं बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में लिखिए सर, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसमें सर? एक ही अभिकारक होता है, वो टूटता है। एक ही अभिकारक क्या होता है सर? टूटता है ना। और वो टूट के क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे कि इसके अंदर 3 उत्पाद बनते हैं सर। पहला FeSO4 जो है सर क्या हो जाता है? वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा सर Fe2O3 बन गया। और साथ साथ ये 2 गैसेस निकलती है सर, SO2 और SO3। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है सर। देखो किस तरीके से बर्नर के ऊपर हम टेस्ट ट्यूब को किससे, टंग्स से पकड़ के हम ये गर्म कर रहे हैं सर, है ना। और आपको क्या लगता है कि ये टंग्स से हमने टेस्ट ट्यूब को उस तरफ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? ऐसे क्यों नहीं पकड़ा हुआ? ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि SO2 और SO3 गैसेस जो होती है ना सर, ये गैसेस कहीं ना कहीं पंजेंट स्मेल वाली होती है। पंजेंट स्मेल आप कह सकते हैं कि सफोकेटिंग स्मेल, मतलब आप अगर इसको स्मेल करेंगे तो आपको सर वॉमिट फीलिंग और आपका सर चकराना, ऐसी आपको चीज़ें जो हैं महसूस होने लगेगी। इसलिए ये गैसेस को डायरेक्टली इनहेल नहीं करते हम, मतलब सीधा जो है सांस में नहीं लेते, इसलिए इसको इस प्रकार से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 10th क्लास में हैं, आप 11th में आएंगे, आप साइंस लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। यदि हाँ तो चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए डायग्राम के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मौजूद है। देखिए
क्या है सर? हालांकि डायग्राम मुझे आपको सही तरीके से बताना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम को मुझे सही तरीके से आपको बताना पड़ेगा। देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं तसल्ली से, फिर आपको मैं पूरा समझाता हूँ कि सर क्या चीजें हैं ये। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। सर सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ये अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया की ये बात कर रहा है ना, हालांकि यहाँ पे H2SO4 किया गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज को एक बार आपके लिए। सर किसी भी धातु को किसी भी अम्ल के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे, इफ यू विल परफॉर्म अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड, बिटवीन मेटल और एसिड के बीच में अगर आप कभी भी अभिक्रिया कराते हैं तो सर आपको क्या मिलता है? सर लवण मिलता है आपको, और सर हाइड्रोजन गैस निकलती है साथ के साथ, यानी कि आपको सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सर फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा धातु है या कौन सा अम्ल है, सर अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये चीज होती ही होती है ना सर। हालांकि निट्रिक एसिड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। HNO3 निट्रिक एसिड, निट्रिक अम्ल जिससे कहते हैं, उसका अगर आप किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है, पर बाकी अन्य धातु और जो है अम्ल जो है उनकी अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसी चीज को यहाँ पे समझाया भी हुआ है, और सर थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया हुआ है, समझिएगा क्या समझाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता सर कि आप कौन सा अम्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सर यहाँ पे H2SO4 का इस्तेमाल किया हुआ है। किसका? H2SO4 का इस्तेमाल किया हुआ है सर, है ना, वो भी डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल किया हुआ है सर। डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु अम्ल है ये, मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, पर तनु यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है सर, वो डाइल्यूट है, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, अम्ल की मात्रा कम है, ठीक है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है सर। और इसके अंदर देखो धातु के नाम पे क्या लिया है सर? जिंक ग्रैनुअल्स लिए, यानी जिंक के टुकड़े लिए, जिंक ग्रैनुअल्स लिए हैं। और इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ सर? इसको रबर कॉर्क से ढका हुआ है और इससे एक पाइप निकाली हुई है सर इस तरीके से, और पाइप कहां पे आके खुल रही है सर? ये सोप सॉल्यूशन में। किसमें? सोप सॉल्यूशन में। सर सोप सॉल्यूशन क्यों लिया है? सोप सॉल्यूशन सर होता क्या है? पानी में साबुन मिक्स किया हुआ है सर। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर जब यहां ये अभिक्रिया होगी ना सर, जब ये अभिक्रिया होगी तो इसमें से गैस निकलेगी। कौन सी? मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सर वो हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से पाइप से होते हुए, जब ये पानी से होते हुए गुजरेगी तो साबुन के पानी में सर अगर गैसेस निकले बाहर तो बुलबुले बनते हैं सर। तो सर इसी कारण से ये सोप सॉल्यूशन के अंदर, साबुन के पानी के अंदर से जब ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इस प्रकार से बुलबुले बनेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? हमें कैसे पता चलेगा ये हाइड्रोजन गैस ही है? और आपसे पूछा भी जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, आप बताइए कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है? तो आप क्या लेते हैं सर? एक कैंडल लेते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं, जली हुई मोमबत्ती को इस गैस के आगे, इन बुलबुलों के आगे जब आप लेके जाते हैं तो ये पॉप पॉप साउंड के साथ फटती हैं, पॉप पॉप साउंड के साथ फटती हैं, और इससे हमें क्या पता चलता है कि सर ये हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है सर, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब सर ये तो वो बात रही जो आपको मुझे अम्ल और धातु के बारे में, रिएक्शन के बारे में बतानी थी, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी तो देखना है सर। तो सर प्रश्न का उत्तर देखिएगा जरा एक बार, प्रश्न का उत्तर देखिएगा। ये क्या कह रहा है सर? 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो सर देखिए मैंने क्या किया, ये सोडियम लिया और साथ में क्या लिया सर? साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया सर, HCl ले लिया। इनका रिएक्शन कराऊंगा तो देखिएगा क्या बनेगा सर? यहां बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनेगी सर, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, जो यहां पे हो रहा है एज इट इज। बस यहां पे क्या दिखाया? यहां पे जिंक और H2SO4 के बीच में दिखाया है, बल्कि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सोडियम और HCl के बीच में। तो सर धातु कोई भी हो, सोडियम भी धातु है, जिंक भी धातु है, अम्ल भी कोई हो, HCl भी अम्ल है सर, H2SO4 भी अम्ल है। ठीक है सर, तो अभिक्रिया में क्या बनेगा सर? एक तो लवण बनेगा NaCl, और NaCl क्या होता है सर? सोडियम क्लोराइड। पता है आपको, कई बार बताया गया है सर, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड
और इसको आप खाने का नमक भी कहते हैं ना, खाने का नमक, खाने का नमक, खाने में इस्तेमाल होने वाला जो साधारण नमक होता है सर वो NaCl ही होता है। आपको ये चीजें पता है, ज्ञात है आपको ये चीजें, ठीक है सर, क्लियर है। तो ये प्रश्न भी क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कुछ नई जानकारियां, नई बातें जो आपने पहले डिस्कस नहीं करी उनको समझते हुए चलेंगे, ताकि जब हम अगली क्लास में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हमारे पास हो। देखिए, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है सर? वो जल की स्थायी कठोरता के बारे में बात कर रहा है सर, जल की स्थायी कठोरता के बारे में बात कर रहा है, परमानेंट हार्डनेस। सर परमानेंट हार्डनेस के बारे में, स्थायी कठोरता, क्या आप बता सकते हैं? पहले तो यही बता दीजिए सर, परमानेंट हार्डनेस किस कारण से होता है? तो सर जो स्थायी कठोरता होती है जल में वो किस कारण से होती है? किस कारण से होती है सर? ये इसका जो कारण होता है वो क्या होता है सर? क्लोराइड्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्लोराइड्स और सल्फेट कह सकते हैं आप, क्लोराइड्स और सल्फेट। वो भी किसके सर? वो भी किसके? ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। सर किसके कारण कठोरता? पानी के अंदर जो कठोरता होती है, स्थायी कठोरता, किसके कारण होती है सर? ये होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, है ना। यानी क्लोराइड और सल्फेट वो भी किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के। सर आयन को आप हिंदी में भी आयन ही कहते हैं, आपको पता है ये चीज। तो सर ये तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यानी स्थायी कठोरता की बात हो रही है। पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? केमिकल नेम बताना है और केमिकल फॉर्मूला बताना है। किसका सर? केमिकल नेम भी बताना है और केमिकल फॉर्मूला भी बताना है ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। यानी सर इसको हम कैसे ठीक करते हैं, इस हार्डनेस को हम कैसे दूर करते हैं सर? दिस कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी इसे क्या किया जा सकता है सर दूर करने के लिए? इसे दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं सर? हम इसे दूर करने के लिए, है ना, किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, ये चीज समझ आ गई। अच्छा सर, वॉशिंग सोडा का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी ये कहते होंगे सर ये Na2CO3 होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सर Na2CO3 मैं आपको बताना चाहूंगा सेपरेटली। देखना जरा एक बार, अगर आप बात कर रहे हैं ना Na2CO3 के बारे में, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो इसका जो वास्तविकता में नाम होता है क्या होता है सर? सोडा ऐश। क्या होता है? और ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बिहार बोर्ड में आया था सर। सोडा ऐश, सोडा ऐश कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। अगर आप सोडियम कार्बोनेट लिख के आते हैं उत्तर तो आपका गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। और सर अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें, अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या कहलाता है सर? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। प्रॉपर केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। परंतु अगर आपको कहीं पे मिलता है सोडियम कार्बोनेट तो सर वो सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है। कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या सर? जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए सर, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं तो ये सोडा ऐश मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना हो, बेकिंग सोडा, सर इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो सर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है सर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, है ना। ऐसे ही आपको बेकिंग सोडा की तरह इसी प्रकार से आपको सर ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर का भी आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है सर? इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं सर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है सर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर है। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सर जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है ना? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये डॉट 10H2O क्या है? ये इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या कहते हैं इसे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी एक अणु में 10 पानी के, सर वॉशिंग सोडा के एक अणु में 10 पानी के अणु मौजूद हैं। तो क्या सर वो गीला लगता है? अगर उसे देखें हम तो वो गीला होता है, द्रव की तरह होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के रूप में आपको वो दिखता है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, है ना, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। और देखो, एक कोई भी प्रश्न हो उससे जुड़ी जो भी बातें मैं आपको बता सकता हूं सारी बताता हुआ चल रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य बनाइए और देखिए, सीखते चलिए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको मैंने परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है ये भी बताया, और वॉशिंग सोडा का सही फॉर्मूला और उसका सही केमिकल नाम भी बताया। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये पिक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये पिक्चर देख लीजिए सर। क्या है? इसी प्रश्न को लेकर है ये पिक्चर सर, इसी प्रश्न को लेकर ये पिक्चर है। क्या है ये सर? ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से, यानी कि जल में स्थायी कठोरता की वजह से आपके घर में जो नल मौजूद होते हैं ना सर, उन पे ऐसी व्हाइट कलर की परत सी चढ़ जाती है, ऐसे व्हाइट कलर के धब्बे से आ जाते हैं सर। देख पा रहे होंगे आप, आपके नलों में, आपके नल में, शावर पे, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं जहां से वो पानी निकल रहा है, उनके ऊपर सर ऐसे सफेद सफेद से धब्बे से आ जाते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इस चीज को, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर है, तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। अब देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बताइए सर इसके बारे में, बताइए इसके बारे में। ठीक है सर, देखिए जरा जल्दी से बताइए सर, प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। भाई आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में नहीं ज्ञात तो आप फिर कैसे उत्तर करेंगे? सर होमोलोगस सीरीज होती क्या है? सर होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सर होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सभी जितने भी आपके पास अणु मौजूद हैं उस सीरीज के अंदर, उस क्रम के अंदर, उस श्रेणी के अंदर जितने भी प्रकार के आपके पास यौगिक हैं, वो सभी यौगिकों में सेम, यानी कि एक जैसा प्रक्रियात्मक समूह हो। तो मैं ये कहूंगा कि श्रेणी में सभी समान प्रक्रियात्मक समूह, समान प्रक्रियात्मक समूह मौजूद होना चाहिए सर। पहली बात तो ये है सर, पहला कंडीशन है वो क्या कहता है सर? दैट ईच एंड एवरी कंपाउंड मस्ट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। इफ द अगर आप किसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहना चाहते हैं तो पहली बात कि देखते ही पता चल जाता है सर उसमें कि क्या किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है या सब में सेम है, यानी कोई अलग प्रक्रियात्मक समूह है किसी में या सब में समान है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये कि सभी के अंदर क्या जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? ईच, मतलब मैं हिंदी में ही लिख देता हूं इस चीज को, इंग्लिश में मैं आपको बोल के बता दूंगा कि सभी यौगिक, या फिर आप यूं कह लीजिए अगला यौगिक, अलगा लिख दिया मैंने, माफ कीजिए मुझे,
अगले और पिछले यौगिक के बीच क्या होना चाहिए सर? CH2 का अंतर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, हालांकि बात अभी भी, अगर मैं कह रहा हूं कोई नया बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है तो शायद बात उसे अभी भी पूरी तरीके से ना समझ आई हो जब तक मैं प्रॉपर एक एग्जांपल ना लिख दूं, लेकिन कुछ हद तक तो समझ आई गई होगी कि सर सब में क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी बात, आगे वाले और पीछे वाले में जो डिफरेंस है, आगे वाले यौगिक में यानी आगे वाले कंपाउंड में और पीछे वाले कंपाउंड में जो डिफरेंस होना चाहिए CH2 का होना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो उदाहरण देख लीजिए सर। उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सर CH3OH, ये मीथेनॉल हो गया सर। इसके बाद सर C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया सर। इसके बाद सर इसी प्रकार से C3 कितना आएगा सर? 3 2 6, 6 और 2 8, C3H8 ना होके ये क्या होना चाहिए, हाँ चलो 8, हाँ ठीक है, 6 7, हाँ 7 होना चाहिए, C3H7OH, यहाँ पे भी साथ में OH। तो आप देख रहे हैं सर क्या है ये सर, यहाँ पे इसके और इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिएगा सर। ये आपका पहला यौगिक है, ये आपका दूसरा यौगिक है, ये आपका तीसरा यौगिक है। जरा ध्यान से गौर से देखिएगा, इसके अंदर और इसके अंदर किस चीज का अंतर है? CH2 का अंतर है। यानी इसके पास एक कार्बन है, इसके पास 2 है, तो सर एक कार्बन का अंतर आ गया। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 5 है, यानी 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया। तो अगले और पिछले में CH2 का डिफरेंस आ गया, जबकि प्रक्रियात्मक समूह सब में सेम है, यानी जो अंत में लग रहा है OH वो सब में क्या है सर? सेम है। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, और अगले और पिछले में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं सर और इसमें पहचान कर लेते हैं सर। सबसे पहले क्या है सर? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह कार्यात्मक समूह सब में सेम होना चाहिए। सर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है ये, कि भौतिक गुणों में उन्नयन, यानी जो इसके भौतिक गुण होते हैं सर, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो क्या होती है? भिन्न होती है। यानी पहले की फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरे की फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग होगी। हाँ बिल्कुल अलग होगी। उसका कारण है सर, उसका कारण है सर कार्बन मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, यानी कार्बन की संख्या बढ़ गई। हर अगले यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या बढ़ रही है। कार्बन की संख्या बढ़ने से भार भी बढ़ रहा है, और सर बॉन्ड के बीच में, मतलब अगर मैं बात करूं कि जो बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रांगनेस पे, उसकी मजबूती पे भी असर आ रहा है सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है सर? वो बदलती है, यानी पहले की दूसरे से अलग होगी, दूसरे की तीसरे से अलग होगी। इस प्रकार से एक दूसरे से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण जो है वो अलग होते हैं। तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये भी। डिफरेंस इन CH2 एंड 14U मॉलिक्यूलर मास, यानी कि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का, और 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होना चाहिए सर। सर CH2 का आणविक द्रव्यमान एक बार निकाल के बताइएगा सर। सर कार्बन का कितना होता है सर? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, पर 2 हाइड्रोजन का मिला के 2 हो गया, तो 12 और 2 14 हो गया सर। तो सर 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर भी आ गया, और CH2 का अंतर। बात एक ही है सर, बात एक ही है। इसका अर्थ है सर ये वाला पॉइंट भी सही हो गया। क्या इसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है? नहीं सर, रासायनिक गुण इनके क्या होते हैं सर? एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये चारों में से ना ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत बता रखा है, यानी यही हमें ढूंढना था, यही हमारा उत्तर है। कई बार प्रश्न में आपको ये नहीं दिया होता कि आपको बताना क्या है, जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया है, पर आपको ये थोड़ी बताया कि प्रश्न में बताना क्या है। आपने चारों विकल्प पढ़े, 3 सही मिले, 1 गलत मिला, तो वो जो गलत एक इकलौता जो गलत है वही आपका उत्तर हो गया। कई बार आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आपको समझ तो सब कुछ आ रहा है, पर आपको यही नहीं पता आपको उत्तर क्या देना है। फिर आप ध्यान से अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है सर, लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे, आप कहेंगे सर ये तीनों तो सही है, ये वाला गलत है। तो सर 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकते, तीनों को तो आंसर नहीं बना सकते, एक ही को आंसर बना सकते हैं। तो सर ये जो गलत है यही हमारा उत्तर है, यानी प्रश्न पूछने वाला इसी को हमसे यही चाहता है कि वो हम यही ढूंढें, है ना। आप अपनी चॉइस के लिए रीजन भी देना है आपको। सर रीजन भी दे दिया मैंने। CH2 और 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होना चाहिए, यानी CH2 और 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होना चाहिए, मैंने बता दिया, क्योंकि CH2 का खुद का आणविक द्रव्यमान कितना होता है सर? 14 होता है। और अगर वो क्रम में होमोलोगस सीरीज अगर आप उसे कहना चाहते हैं, समजातीय श्रृंखला में कहना चाहते हैं कि समजातीय श्रृंखला के यौगिक हैं ये, तो उनके बीच में ये अंतर
होना आवश्यक है। दूसरी बात सर, भौतिक गुणों में उन्नयन बताया मैंने आपको, ग्रेडेशन, जो कि पिछले और अगले में अगर सर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें क्या होता है सर, डिफरेंस होता है। इसका कारण क्या है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया, यानी कार्बन की संख्या बढ़ रही है, हर बार आगे जाएंगे तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण सर उसका यौगिक का भार भी बढ़ेगा और उसके बीच में जो फोर्सेस मौजूद हैं, यानी आणविक जो बल मौजूद है, समझ रहे हैं आप, आणविक बंधन का जो बल मौजूद है सर उसमें भी फर्क आएगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी अलग होती है, आपस में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी रासायनिक जो इनके गुण होते हैं वो सभी के सेम होते हैं, क्योंकि सब में सेम प्रक्रियात्मक समूह मौजूद होता है। अब जैसे उसने कहा कि गिव रीजन फॉर योर चॉइस, मैंने कहा एक तो ये गलत है, और इसका गलत होने का कारण क्या है, कारण ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, अलग नहीं होती, सेम होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि सर सब में जो कार्यात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह है, वो सब में एक जैसा ही होता है, जिसके कारण इनका जो रासायनिक व्यवहार होता है सर, जो इनका रासायनिक गुण होता है वो सब में क्या होता है सर, समान होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, तो सभी के आपको रीजन भी मिल गए होंगे, सभी के कारण भी मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आया कि मैं किस चीज की बात कर रहा था। ठीक है, इसको हम किस नाम से बुलाते हैं सर, CH3OH को, इसे हम कहते हैं मीथेन ऑल। इसे C2H5OH को किस नाम से सर, इथेन ऑल। C3H7OH को किस नाम से, प्रोपेन ऑल। ठीक है सर, और अगर देखिए अगर कुछ नए बालक जैसे जुड़ जाते हैं या बाद में अगर कोई रिकॉर्डेड सेशन देखता है, जो अभी अभी आए, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 9th वाले अब 10th की तैयारी करने लग गए हैं और वो भी वीडियोस देखते हैं, तो वो ये कई बार ऐसी चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सीधा प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो भाई दोनों तरह के बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि नाम से ना घबराइएगा, क्योंकि नाम तो हम फिर भी सीखेंगे, दोबारा से सीखेंगे, जब हम चैप्टर को प्रॉपरली दोबारा से स्टार्टिंग से फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे तब हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए सर, चलिए थोड़ा सा समय लग रहा है आज प्रश्नों को कराने में, इस चीज़ के लिए भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आराम से और तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी को समझ आए, जो लाइव देखते हैं बच्चे वो भी, और जो लाइव नहीं देखते वो भी, सभी बच्चों को बराबर समझ आए। ठीक है, चलिए कोई भी शिकायतें नहीं, अब आ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object where is the object placed। सर एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए किसकी बात कर रहा है सर, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, और इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा है सर, सबसे पहले वास्तविक है, उल्टा है तथा बिंब से बड़ा है सर। तो आपको ये बताना है कि वस्तु कहाँ रखी है, आपको बताना है वस्तु कहाँ रखी है। सर कुछ चीज़ें समझ लीजिए, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सर, अवतल दर्पण के बारे में हो या उत्तल के बारे में, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सर। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखता है सर, इसमें सर जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, यानी कि जहां प्रतिबिंब बनेगा, कहां पे बनेगा सर, तो सर प्रतिबिंब ना इसके आगे की तरफ बनता है, यानी ये गड्ढा होता है एक प्रकार से, एक अंदर से धसा हुआ होता है, और पीछे की साइड कुछ नहीं बनता सर। पीछे की साइड आप क्या कह सकते हैं, पीछे की साइड प्रतिबिंब नहीं बनता, पीछे की साइड नहीं, आगे की साइड प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नंबर 1, यहाँ आगे की साइड प्रतिबिंब बनता है। अब सर अगर मैं बात करूं तो ये बीचों बीच यहाँ पे क्या होता है सर, ये जो, अगर देखो वास्तविकता में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये जो आपने आधा मिरर, ये जो गोलीय दर्पण आप देख रहे हैं, ये एक पूर्ण गोल का हिस्सा है। क्या है सर, एक पूर्ण गोल का हिस्सा है, समझ पा रहे हैं आप, ये एक पूर्ण गोल का हिस्सा है, इसलिए हम इसकी आधी दूरी को क्या कहते हैं सर। सर देखो वैसे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा अगर मैं इस प्रकार बनाऊंगा, पर कोई बात नहीं, देखिए अगर आप इसे फोकस कहेंगे तो इसकी आधी दूरी को आप क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, या ये बात आपको पता होनी चाहिए सर, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं आप इसे फोकस दूरी भी कहते हैं आप, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या। तो सर ये क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाना पड़ेगा मुझे, कारण है कि आपका सेंटर थोड़ा सा सेंटर लगे, सेंटर जो है आपको सेंटर लगे, इस कारण से मुझे आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, अब वो जो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है ना, ये आपको अभी फिलहाल इस परिस्थिति में रटा हुआ होना चाहिए। ये क्या होता है सर, आपका ध्रुव होता है, ये आपका ध्रुव, इसे आप पोल कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं आप इसे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। अब वो कह रहा है कि सर कहां पे रखा होना चाहिए वस्तु, ताकि वस्तु जो है वो बड़ी बने, वस्तु का जो प्रतिबिंब है जो वो बड़ा बने, उल्टा बने और वास्तविक बने। सर उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक ये तो सर बनता ही है सर, उल्टा और वास्तविक तो बनता ही है, पर बड़ा भी बनाना है।
तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें ना कनकेव मिरर की, तो ये वाली परिस्थिति जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ऐसी दो परिस्थितियां मौजूद हैं। आपने एक परिस्थिति का नाम लिया होगा, आपने किसी एक परिस्थिति का नाम लिया होगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां ऐसी दो परिस्थितियां हो सकती हैं। सर ये सीधा नहीं बन रहा, थोड़ा सा रुकिएगा जरा, मैं इसको सही से सीधा बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है सर, दो परिस्थितियां ऐसी हो सकती है। सर अगर मैं बात करूं वस्तु अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या तक अगर मैं बात करूं, अगर आप रखते हैं तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। परंतु अगर आप वक्रता त्रिज्या से आगे वस्तु को रखेंगे तो यहां पे सर जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी बड़ा होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा सर, वास्तविक होगा। कैसा होगा सर, वास्तविक होगा। देखो कैसे सर, पहली परिस्थिति तो आपने ये वाली बता दी, ये देखो सर, एक परिस्थिति तो ये हो गई सर। यहां पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहां बन रहा है, देखो सर ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये वस्तु है, ये आपका ए बी ये वस्तु है, और ये क्या है सर, बी ए। सर ये बी ए क्या बता रहा है कि ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब उल्टा है, ये बी ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब बी ए है। ये देखो, ये देखते ही पता चल रहा है सर ये छोटा है ये बड़ा है, देखते ही पता चल रहा है सर। लेकिन क्या ये इकलौती परिस्थिति है, नहीं सर ये इकलौती परिस्थिति नहीं है। अगर आप इसे क्या करें सर, अगर आप इसे फोकस पे रखें तब भी सर आपका काम जो है ना वो इसी प्रकार से होगा। आप इसे क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे, माफ कीजिए देखो गड़बड़ हो गया, ये पूरा ही जाएगा, ये मुझे दूसरा ही बना देना चाहिए था। वैसे कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार दोबारा बना के दिखाता हूं। दो परिस्थितियां होती है सर, दो परिस्थितियां होती है। एक परिस्थिति कौन सी होती है सर, एक परिस्थिति होती है जिसके अंदर आप इसे वक्रता त्रिज्या से आगे रखें, तब सर ये आपका ऐसे बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा। और सर दूसरी परिस्थिति मैंने क्या बताया आपको, दूसरी परिस्थिति में आप इसे अगर फोकस पे भी रखेंगे तब भी सर आपकी परिस्थिति कुछ इसी प्रकार की होगी। देखो ये वाली लाइन तो इसके ऊपर से ही जाएगी, लेकिन ये अगली जो लाइन है ये ऊपर से नहीं जाएगी। ये क्या कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा सर, इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे आके ये मिलेगा। तो ये क्या है, ये अनंत बिंदु पे आके मिलेगा, अनंत बिंदु पे आके मिलेगा और भी बड़ा बनेगा, और अनंत बिंदु पे आके मिलेगा। तो इसका मतलब है सर ये वाली परिस्थिति भी क्या है, सही है। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख रहे हैं, तब भी सर वस्तु बड़ी बनेगी, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और अगर आप फोकस पे रखते हैं तब भी सर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ के साथ सर कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो दो परिस्थितियां ऐसी होती हैं। ठीक है, पर उसने केवल ये बोला है कि बिंब से बड़ा, उसने बोला केवल बिंब से बड़ा, ऐसा नहीं बोला कि बिंब से बहुत बड़ा, मतलब वेरी लार्ज वाली सिचुएशन नहीं है, वेरी लार्ज वाली सिचुएशन नहीं है। तो आपको अगर कोई एक उत्तर चुनना हो तो आप ये वाला उत्तर चुन सकते हैं जिसमें आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में यानी कि फोकस दूरी के बीच में कहीं पे वस्तु को रखा हो, आप ये परिस्थिति चुन सकते हैं सर। ठीक है सर, क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बात लगे मैं आपको और ये बताना चाहता हूं, देखो महत्वपूर्ण है बहुत, कि सर अवतल दर्पण की परिस्थिति में ना, इन केस ऑफ कनकेव मिरर सर होता क्या है, सभी जो हर बार जो वस्तु है वो कैसी बनती है सर, हर बार वस्तु जो है आपकी वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है, और कैसी बनती है सर, कर्वेचर तक बराबर, कर्वेचर से आप और पीछे आएंगे तो सर छोटी भी बनती है ना। तो सर ये बड़ा और छोटे का तो निर्भर करता है। जैसे अगर आप इन्फिनिटी से बना रहे हैं तो पॉइंट साइज बनेगी सर, इन्फिनिटी से आगे आएंगे तो वस्तु से छोटी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो वस्तु के जितनी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाएंगे तो बड़ी बनेगी, और जितना आगे जाते जाएंगे उतनी बड़ी बनती जाएगी। परंतु इकलौती ऐसी परिस्थिति जब आप फोकस और पोल के बीच में यानी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में अगर आप वस्तु को रख देंगे तो सर यहां पे पूरी परिस्थिति पलट जाती है। क्या, ना तो ये वास्तविक बनता ना उल्टा बनता, और अगर बात की जाए बिंब से बड़ा तो बिंब से बहुत बड़ा बनता है, जैसे कि वहां पे इन्फिनिटी पे बन रहा था। यानी कि अगर फोकस दूरी और पोल के बीच में, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रख दी जाए तो सर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो वास्तविक ना बनके कैसा बनता है, आभासी बनता है, उल्टा ना बनके कैसा बनता है, सीधा बनता है। और बड़ा तो होता ही है, परंतु बनता कहां है,
ये मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर की तरफ बनता है। कई बार क्योंकि हम इसे बनाते वक्त क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, तो हम ये भी कह देते हैं कि दर्पण के पीछे, पर वो पीछे ना होकर वास्तविकता में दर्पण के अंदर की तरफ बनता है। इसलिए सर वो कैसा हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है, यानी कि आभासी हो जाता है। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। यदि आ गई है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना सर, हमें हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी और बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे अपनी क्लास को। ठीक है, थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो यार। देखो एक तो एग्जाम टाइम है, मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के अंदर आप ये देख रहे हो कि सर क्वेश्चन कितने हुए, आप ये नहीं देख रहे सर कितने सारे कंसेप्ट, एक क्वेश्चन से लेके कितनी सारी बातें बता दी, है ना सर, और कई बार कितनी सारी नई बातें भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फोकस करो इस चीज पे, ये मत देखो सर क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो, मात्रा मत देखो सर कितनी मात्रा है, आप ये देखो कि सर गुणवत्ता कितनी अच्छी है, गुणवत्ता को देखो। ठीक है सर, गुणवत्ता जरूरी है देखना। चलिए, तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा ये, अगला प्रश्न जो है, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ना केवल लेंस के बारे में बल्कि आप जो है दर्पण के बारे में भी मुझे इस बारे में बताइएगा कि दर्पण में भी ऐसा कौन सा बिंदु होता है सर जिससे किरण जो है बिना विचलन के क्या हो जाती है सर, गुजर जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ समय दे रहा हूं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। ठीक है, और एक क्षण रुकिए जरा, आप जल्दी से इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। हाँ जी सर, कर लिया आपने? बताइए सर, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए सर, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए सर। अगर बात की जाए लेंस की, तो आपको पता है लेंस कैसे बनता है भाई, आपके जो मिरर के यानी आपके जो दर्पण के दो, आप कहें अगर जो भाग हैं, दो मिरर्स को मिला दीजिए, किसी भी दो मिरर को मिला दीजिए, तो वो एक प्रकार से कैसा काम करेगा, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए सर, क्योंकि मिरर में क्या होता है सर, जैसे ये अवतल दर्पण है आपका, तो इसमें पीछे वाली साइड क्या है सर, पीछे वाली साइड पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता, और ये जो प्रकाश की किरण है ये इसको भेद नहीं सकती, यानी इससे आर पार नहीं जा सकती। लेकिन लेंस में क्या होता है सर, लेंस में आपको पारदर्शी होता है ना लेंस, तो सर दर्पण के प्रकार से ही आप इस्तेमाल करें। जैसे ये दो आपने अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया, दो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया, मैं उल्टा बोल दिया मैंने, दो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया, तो ये आपका उत्तल लेंस बन गया। देखो सर ध्यान से देखो, ये एक उत्तल दर्पण, ये एक उत्तल दर्पण और ये दूसरा उत्तल दर्पण, लेकिन ये उत्तल दर्पण ना होके उत्तल दर्पण के आकार का हो गया, है ना। दो उत्तल दर्पण के आकारों को इस्तेमाल करके आपने क्या बनाया, एक उत्तल लेंस बनाया, एक उत्तल लेंस बनाया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो दो अवतल लेंस के आकार को, दो अवतल दर्पण के आकार को अगर आप इस्तेमाल करें और उसे मिला दें, तो आपका क्या बन जाएगा सर, अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। क्या किया मैंने, दोबारा बोल देता हूं, दो अवतल दर्पण के आकारों को क्या किया सर, मिला दिया, आकारों को मैंने मिला दिया। ये मिलाने का काम इस रेखा ने किया, मिलाने का काम इस रेखा ने किया। यहाँ पे तो सर मिलाने के लिए केवल ये काफी था, इस प्रकार से काफी था सर, है ना सर, क्लियर है। तो ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। अब आपको बहुत सारी बातें पता है इसके बारे में, जैसे कि ये इसका केंद्र होता है, इसका भी सर ये केंद्र होता है ना। हमारे प्रश्न के हिसाब से उत्तर क्या होगा सर वो बताइएगा। आपको पता है इसमें क्या होता है सर, इसमें भी सर फोकस दूरी होती है, और सर इसमें भी क्या होता है सर, वक्रता त्रिज्या होती है, लेकिन इसमें फोकस दूरी 2 होती है, वक्रता त्रिज्या भी 2 होती है सर, पता है ये चीज आपको। यहाँ पे भी इसी प्रकार से होगा। लेकिन हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, हमारे प्रश्न का सही उत्तर सर क्या है, ये आपका केंद्र, इस लेंस का केंद्र, इस लेंस के केंद्र को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं आप इसे, ठीक है ना सर, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं आप इसे।
और ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी प्रकाश की किरण गुजरे सर, तो वो जैसे भी गुजरेगी ना, अगर वो इस दिशा में गुजरी तो इस दिशा में सीधी निकल जाएगी सर, मतलब बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, जिस भी दिशा में आप उसे ले आइए, पर अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी निकल जाएगी। आप ऐसे भेजिए या ऐसे भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे मैंने यहां से मान लीजिए इस प्रकार से भेज दी, तो ये बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। यहां से आपने इस प्रकार से भेजी, बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। और यही मैंने प्रश्न आपसे किसके लिए पूछा था, दर्पण के लिए। सर दर्पण में भी ऐसा होता है। ये क्या है सर आपका, ये आपका सर कौन सा, अवतल दर्पण है। क्या है सर, अवतल दर्पण है ये आपका। बताइए सर, लेकिन दर्पण में क्या क्या ध्रुव करता है ये कार्य, यानी ध्रुव से कोई अगर प्रकाश की किरण आके टकराए तो क्या उसमें विचलन नहीं होता। ये कौन सा है सर आपका, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है आपका ये, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कहाँ होगा सर, बताइए सर। दोनों में एक ही जगह होगा, कहाँ होगा सर। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में ये कार्य कहाँ पे होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिसे आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आपको पता है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके अंदर की तरफ फॉल करती है सर। ये फोकस हो गया सर, ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया, है ना सर। अगर वक्रता त्रिज्या से कोई रेखा गुजरे तो सर वो कैसी निकल जाती है, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। जैसे आप मानिए ऐसा कि कोई वस्तु यहां रखी थी, ये प्रकाश जो है वो गया और इस दर्पण से टकराया। यदि ये प्रकाश फोकस से ना होके, वैसे तो ये फोकस से गुजरेगा, ये आपको पता है, ये फोकस से गुजरेगा, है ना, लेकिन ये तो सर विचलन हो गया, ये तो विचलन हो गया। तो मुझे क्या दिखाना है आपको, मुझे आपको दिखाना है कि अगर कोई, एक क्षण रुकिए, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर कोई प्रकाश की किरण, मैं आपको केवल इस तरीके से बताता हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे तो वो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, जैसे यहां से गुजरी, तो वो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, आप केवल इतना याद रखिए कि दर्पण के अंदर ये कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है दर्पण के अंदर अगर बात की जाए। और अगर लेंस के अंदर बात की जाए तो ये बिना विचलन के जो किरण जो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, बिना डेविएशन के जो लाइट सीधी निकल जाती है, वो कहाँ होता है, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र पर होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे, आपको चीजें समझ आई होंगी, कुछ नयापन भी आपको महसूस हुआ होगा प्रश्नों में, क्योंकि ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से, नए तरीके से बताई जाए। ठीक है, एक क्षण रुकिएगा। हाँ जी सर, तो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ आए होंगे। अगर आपको आए हैं तो कृपया करके इस सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और फिर से आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पे हम करेंगे इसी प्रकार के और बेहतरीन प्रश्न, और बिल्कुल बेसिक से उठा के आपको ना एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी। बच्चे जो समझ चुके हैं सारी चीज़ों को, उनको बहुत अच्छा ऑल द बेस्ट है, क्योंकि वो अपने एग्जाम में बेहतर करेंगे। पर वो जो कहीं पे जिनकी कमी रह गई है, उनको उस कमियों को हम दूर कर देंगे। इस प्रकार से हम क्लासेस करते रहेंगे और PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जाम बेहतर तरीके से नहीं निकल जाता। लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूं कि जब आपका एग्जाम बेहतर निकल जाएगा तब आप एक बार अवश्य मुझे याद करेंगे कि सर से पढ़े थे और मजा आया था सर, सारे क्वेश्चन जो है हम बना पाए। ठीक है, चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल से। थैंक यू।